अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सबसे पहले हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ की बात करते हैं। अगर एक बॉडी रेस्ट में हो तो वो रेस्ट में पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में जा रही है तो ये अपनी मोशन को जारी रखेगी। ना इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगी और ना ही इसके डायरेक्शन में कोई चेंज आएगी जब तक इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करती। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत है। टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी देयर मस्ट बी अ फोर्स। अब हम देखेंगे कि कौन सी फोर्स क्या चेंजेस पैदा करेंगी। अगर फ़र्ज़ करो बॉडी इस तरफ मूव कर रही है और जो फोर्स है वो भी उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगी तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, ये बॉडी तेज़ हो जाएगी। और न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जिस तरफ फोर्स एक्ट करेगी उसी तरफ एक्सेलरेशन पैदा होगा। यानी जब किसी मूविंग बॉडी पे फोर्स लगती है वेलोसिटी के पैरेलल तो उसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाती है। या अगर किसी बॉडी की स्पीड बढ़ रही है तो इसका मतलब उस पे जो फोर्स लग रही है वो उसकी वेलोसिटी के पैरेलल में है। सेकंड केस, अगर एक बॉडी इस तरफ मूव कर रही है लेकिन जिस पे फोर्स लगती है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट लगती है तो फिर एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी के ऑपोजिट पैदा होगा और इस तरह बॉडी स्लो होना शुरू हो जाएगी और बॉडी की स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। थर्ड केस, अगर बॉडी इस तरह मूव कर रही है और जो फोर्स लग रही है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, अब इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, अब ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब ये वाली जो फोर्स है ये वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगी। इसका मतलब जब फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल होती है तो वो स्पीड बढ़ाती है, जब फोर्स वेलोसिटी के एंटी पैरेलल होती है तो वो स्पीड को कम करती है, और जब भी फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है तो वो स्पीड को चेंज नहीं करती बल्कि वेलोसिटी की जस्ट डायरेक्शन को चेंज करती है। अगर फर्ज करो सिचुएशन ऐसी है, ओनली चेंजेस द डायरेक्शन इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। अब फर्ज करो सिचुएशन ऐसी है कि जो फोर्स लग रही है वो वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल बना रही है, यानी ना वेलोसिटी के पैरेलल है और ना ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो अब हम इसके दो कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। ये कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल है एफ कॉस थीटा, तो ये उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, और ये कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है एफ साइन थीटा, ये उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। यानी अब दोनों काम होंगे, स्पीड भी बढ़ेगी और साथ डायरेक्शन में भी चेंज पैदा होगा। लेकिन अगर किसी बॉडी पे फोर्स ही ना लग रही हो तब बॉडी क्या करेगी, स्ट्रेट पाथ में अपनी मोशन को जारी रखेगी। तो अगर किसी बॉडी पे लगने वाली फोर्स जीरो है तो बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी और बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। याद रखो वेलोसिटी दो तरह से चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, या इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए यानी स्पीड आप कह सकते हैं, या इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। अब कंसीडर करो एक बॉडी है आपके पास और वो सर्कल में मूव कर रही है। अगर वो सर्कल में मूव कर रही है तो किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी। जब भी बॉडी का पाथ कर्व्ड होगा तो डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होगी वेलोसिटी की। तो अब ये सर्कुलर पाथ भी एक कर्व्ड पाथ है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट के अलोंग ये होगी, इस पॉइंट के यहाँ पर ये होगी, इस पॉइंट पर ये होगी, एंड सो ऑन। आप देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। पूरी मोशन में एक लम्हा भी ऐसा नहीं है जहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज ना हो रही हो। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो अगर आपको ये सिचुएशन समझ आ गई है तो आप समझ जाएंगे कि वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किस तरह की फोर्स का होना ज़रूरी है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स का। तो अगर आप ये बॉडी मूव कर रही है और जो फोर्स लगा रहे हैं वो इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो इसकी डायरेक्शन को चेंज करना शुरू कर देगी और इसकी स्पीड को चेंज नहीं करेगी। याद रखो अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो उसमें तीनों तरह के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी और एंगुलर एक्सेलरेशन भी। अब कब कौन सा एक्सेलरेशन पैदा होगा, ये एक्सेलरेशन पैदा होता है बॉडी की स्पीड चेंज होने की वजह से। अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता तेज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब इस पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा हो गया है। और अगर स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के पैरेलल होगी। और अगर स्पीड कम हो रही है यानी ऐसे मूव कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये स्लो होता जा रहा है यानी स्पीड कम हो रही है, तो अगर स्पीड कम हो रही होगी
तो फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी के एंटी पैरेलल में हो जाएगी। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट होगी, एक ही स्पीड से वो बॉडी घूम रही होगी, तब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, बॉडी तेज हो रही है, तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा अलोंग द एंगुलर वेलोसिटी। और अगर स्पीड कम हो रही है तो फिर भी उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। एंगुलर स्पीड कम हो रही है, वो ऑपोजिट हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी के। और अगर जस्ट डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा होगा, और ये वाला एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। तो आप याद रखो, ये एक्सेलरेशन पैदा होता है स्पीड के बढ़ने या कम होने की वजह से। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो ये जीरो होगा। ये एक्सेलरेशन पैदा होता है एंगुलर स्पीड के बढ़ने या कम होने की वजह से। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो ये भी जीरो होगा। और ये एक्सेलरेशन पैदा होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और सर्कुलर पाथ में लाजमन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो मस्ट एग्जिस्ट करेगा। ये दोनों हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रही है तो फिर ये दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर इनमें से आपने ये रिलेशन पढ़ा है, अगर अल्फा जीरो हो जाएगा तो ए जीरो हो जाएगा, या ए जीरो हो जाएगा तो अल्फा भी जीरो हो जाएगा, लेकिन ए सी कभी जीरो नहीं होगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल कंसीडर की है। फर्ज करो ये एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में और इसकी स्पीड बढ़ रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है टेंजेंट के अलोंग, और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है, और वो होगा टुवर्ड्स द सेंटर। अब इसमें एक ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अगर आपने नेट एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो आप वेक्टर रूल के मुताबिक इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। अब क्योंकि ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है अल्फा और आर का, तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस एक्सेलरेशन के भी सेंट्रीपिटल के भी परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरियन थ्योरम को यूज करके ए टी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर अंडर रूट नेट एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा केस कंसीडर करो, इफ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड इट ओनली हैव सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसकी स्पीड क्योंकि कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। लेकिन इसमें क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और आप यहाँ पे नोट करो, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये हर लम्हे वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, और फोर्स भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, क्योंकि जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर ही फोर्स होगी, या जिधर फोर्स होगी उधर ही एक्सेलरेशन पैदा होगा। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन करते हैं। आपने देखा कि अगर आपने एक बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करना है तो उसको सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन को कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा। और अगर आप उसकी वेलोसिटी को कंटिन्यूसली चेंज करना चाहते हैं, देयर मस्ट बी अ फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी जो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगी। तो ये वाली जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। अगर ये फोर्स नहीं होगी तो बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करेगी। अगर आप इस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई कर दो तो वो इसकी डायरेक्शन को चेंज करना शुरू कर देगी और उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाना शुरू कर देगी। तो इसका मतलब वो फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करने के लिए रिक्वायर्ड है वो कहलाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स नहीं है जो बॉडी पे लग रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो बॉडी को सर्कल में बेंड करने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर इतनी फोर्स लगेगी तो बॉडी सर्कल में मूव करेगी, अगर फोर्स इससे कम लगे या इससे ज़्यादा लगे तो बॉडी सर्कल में मूव नहीं कर सकती। अभी चंद मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर कंसीडर किए हैं जिनमें बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन पैदा होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और सिर्फ बॉडी पे एक ही फोर्स एक्ट करेगी, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। पहली एग्जांपल आप कंसीडर करो, मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब फर्ज करो मून सर्कल में घूम रहा है अराउंड द अर्थ, तो अब इसको बेंड करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड कर रही है ग्रेविटी। तो यहाँ पर मून और अर्थ में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये प्रोवाइड कर रही है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप क्या करोगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल कर दोगे।
फर्ज करो एक इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। अब इसको भी सर्कल में बेंड करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। अब इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है कूलम्ब फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, वो प्रोवाइड कर रही है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को। फर्ज करो आपके पास एक पत्थर है, रस्सी से बांधा है और वर्टिकल सर्कल में आप घुमा रहे हैं। इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो रस्सी में टेंशन भी है और इसका बॉडी का वेट भी है। तो यहाँ ये दोनों फोर्स मिलकर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर जो भी बॉडी पे फोर्स लग रही है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, तभी आप उस बॉडी को, वो फोर्स उस बॉडी को सर्कल में घुमा पाएगी। अब फर्ज करो ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, और ये इलेक्ट्रॉन आपने थ्रो किए है और वो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर सर्कल में मूव करने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ मूविंग चार्ज को आप सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख दोगे। तो आपके पास जो भी केस हो, अगर वो फोर्स बॉडी को सर्कल में घुमा रही है तो आपने उस फोर्स को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल पुट कर देना है, और इसको सॉल्व करने से आप बाकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। फर्ज करो यहाँ पर एक कार है और वो सर्कुलर ट्रैक पे टर्न ले रही है। अब इसको सर्कुलर ट्रैक पे टर्न लेने के लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रोड फ्रिक्शन। तो रोड फ्रिक्शन अगर कम है तो बाद हम बैंकिंग ऑफ रोड भी कर देते हैं। तो बैंकिंग ऑफ रोड और फ्रिक्शन अब दोनों मिलकर रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। यानी किसी भी बॉडी को सर्कल में बेंड करने के लिए एक खास फोर्स रिक्वायर्ड है और उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। अगर जो फोर्स हम लगा रहे हैं, जो भी फोर्स लग रही है, वो रिक्वायर्ड फोर्स के इक्वल है तो वो बॉडी सर्कल में मूव करेगी। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिए। अब फर्ज करो ये अर्थ है और ये कोई भी बॉडी है, कोई भी सैटेलाइट कह लो, और वो इसके गिर्द घूम रहे हैं। अगर तो वो सर्कल में घूम रहे हैं तो इसका मतलब उस पर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है। यानी ग्रेविटी उसको सिर्फ उतना ही खींच रही है जितना उसको बेंड करने के लिए फोर्स चाहिए थी। तो वो उसको सिर्फ सर्कुलर पाथ में बेंड कर रही है, वो उसको नीचे नहीं गिराएगी। लेकिन अगर फोर्स ग्रेविटी की ज़्यादा हो, रिक्वायर्ड फोर्स है, मसलन वहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है 10 न्यूटन और ग्रेविटी फोर्स लगा रही है 12 न्यूटन। अब ग्रेविटी की फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा है, अब ग्रेविटी उसको नीचे खींच लेगी। इसको बेंड करने के लिए थोड़ी फोर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन ग्रेविटी ज़्यादा खींच रही है, अब वो सैटेलाइट आके ज़मीन पे गिरेगा। तीसरा केस कंसीडर करो, अगर बॉडी मूव कर रही है और उसको बेंड करने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, लेकिन ग्रेविटी उस पर कम फोर्स लगा रही है। फर्ज करो उसको बेंड करने के लिए फोर्स चाहिए 20 न्यूटन और ग्रेविटी लगा रही है 12 न्यूटन। अब ग्रेविटी उस पर थोड़ी फोर्स लगा रही है, अभी भी वो उसको बेंड करेगी, लेकिन अब वो उसको सर्कुलर पाथ में बेंड नहीं कर पाएगी अगर ये फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से कम होगी। और अगर ये फोर्स ही जीरो हो जाए किसी लम्हे, जैसे फर्ज करो इस केस में अचानक रस्सी टूट जाए तो इस पे लगने वाली फोर्स जीरो हो जाएगी, तब क्या करेगी? तब ये बॉडी अलोंग द टेंजेंट स्ट्रेट पाथ में चली जाएगी। किसी भी पॉइंट पर अगर फोर्स जीरो हो जाएगी तो उस पॉइंट पे बॉडी फिर से स्ट्रेट पाथ में मोशन को जारी कर देगी और अलोंग द टेंजेंट मोशन को जारी कर देगी। जैसे आपने वो मड फ्लाई वाली एग्जांपल सुनी होगी कि जब टायर घूमता है तो उसकी स्पीड अगर बढ़ रही है तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रही है, तो जो एडहेसिव फोर्स होती है मड और टायर के दरमियान वो उसको प्रोवाइड करने में नाकाम हो जाती है, तो वो मड फ्लाई करता है अलोंग द टेंजेंट। ये बात याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले को ड्राइव करने के लिए। तो कंसीडर बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। फर्ज करो ये एक बॉडी है, वो सर्कल में घूम रही है जिसका रेडियस r है और उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। इस पॉइंट पे फर्ज करो बॉडी की वेलोसिटी है v1, फिर ये यहाँ से यहाँ तक गई और इसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट इज s, और इस पॉइंट पे फर्ज करो वेलोसिटी v2। अब क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो जो v1 का मैग्नीट्यूड है
वो बराबर होगा v2 का मैग्नीट्यूड, आप इन दोनों का एक ही नाम रख सकते हैं v। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा, और एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होने की वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 हो जाएगा। लेकिन स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। मैंने आपको बताया अभी कि वेक्टर क्वांटिटी दो तरह से चेंज होती है, या उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो रही है। आपने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ा है, a इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। किसी भी आपको टाइम का पता हो, एक्सेलरेशन का पता हो, आप चेंज इन वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी और टाइम का पता हो तो आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, एंड सो ऑन। ये वाला जो वेलोसिटी में चेंज आया है या ये जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, इसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से पैदा हुआ है। अगर हम डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दें s ओवर v, तो ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा। आपको वो इसका भी कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कि आपको कोई इस फार्मूले में 1 2 3 4 तरह की चीज़ें हैं, आपको वो कोई 3 गिवन कर देता है, चौथी को अननोन कर देगा, तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का एक और रिलेशन आपने याद रखना है, एस वी ओवर आर। ये भी 4 क्वांटिटीज़ का रिलेशन है, तो इसमें भी वो कोई 3 आपको बता दे, या कोई किसी एक क्वांटिटी का रिलेशन बता के किसी दूसरी क्वांटिटी के रिलेशन के बारे में पूछ सकता है। और एक्सेलरेशन का फार्मूला इनसे निकलता है v स्क्वायर ओवर r। तो इसमें आप देखो 3 तरह का रिलेशन है, आपको वो कोई 2 चीज़ें बता दे तो आप तीसरे वाले को फाइंड कर सकते हैं, या आप कोई भी 2 क्वांटिटी का आपस में रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर हम v की जगह r ओमेगा लिख दें तो ये वाला रिलेशन बन जाएगा, v की जगह r ओमेगा, और यहाँ पे आप ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई ओवर टी, तो 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और नीचे t का स्क्वायर। तो इस तरह आप टाइम पीरियड का भी एक्सेलरेशन के साथ एक रिलेशन बना सकते हैं, या टाइम पीरियड का रिलेशन रेडियस के साथ एक रिलेशन बनाया जा सकता है। कोई भी 2 क्वांटिटी का रिलेशन लेना हो तो तीसरी का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। तो अगर आपको एक्सेलरेशन मालूम है तो उसको m से मल्टीप्लाई कर दो तो वो फोर्स बन जाएगी, तो आपके पास ये फोर्स का फार्मूला बन गया। और अगर इसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फोर्स का फार्मूला बन गया। आप इधर से फोर्स का फार्मूला बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड। ओमेगा की जगह आप लिख सकते हैं 2 पाई ओवर टी, तो ये फोर्स का फार्मूला बन जाएगा टाइम पीरियड की फॉर्म में। अब आप यहाँ पर नोट करो, इस फार्मूले में जो फोर्स है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस फार्मूले में फोर्स r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक कन्फ्यूजन पैदा होगी है। याद रखो, जब भी 2 क्वांटिटी का रिलेशन लेना हो बाकी सब का कांस्टेंट होना ज़रूरी है। आप ये वाला रिलेशन कब लगाओगे, जब बॉडी का मैस, अगर एक ही बॉडी है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, और स्पीड भी कांस्टेंट हो। तो अगर बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो तो जो फोर्स है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एक्सेलरेशन भी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर बॉडी मूव कर रही हो विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, अगर उसकी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अब ओमेगा कांस्टेंट हो गया है, अब आपको v के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर v कांस्टेंट हो तो ये दोनों इनवर्सली, अगर ओमेगा कांस्टेंट हो तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इसी तरह आप फोर्स का रिलेशन बना सकते हैं टाइम पीरियड के साथ, आप फोर्स का रिलेशन बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ भी। तो ये बात आपने याद रखनी है, कैफ और आर में 2 डिफरेंट रिलेशन क्यों आ रहे हैं और ये कब आपने यूज करना है। फर्ज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, two bodies are moving in a circular path with the same angular velocity. If the ratio between their radii is 1:2, what will be the ratio of required centripetal force if the mass of the body is same? अब आपको देखो क्या क्या गिवन है, मैस दोनों बॉडी का सेम है और सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं, तो रेडियाई में रेशो 1:2 है तो फोर्स में भी 1:2 बन जाएगी। लेकिन अगर वो कहता आर मूविंग विद सेम स्पीड या सेम काइनेटिक एनर्जी, तो ये काइनेटिक एनर्जी भी फार्मूला बनाया जा सकता है यहाँ से। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है 12 mv², तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 पे डिवाइड भी कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी ओवर आर। तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी आप एक फार्मूला डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम सीखते हैं,
अगर किसी बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स के ज़ेरे असर क्या क्या चीज़ें ज़ीरो होंगी, क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चेंज होंगी, कौन सी क्वांटिटीज़ हैं। तो सबसे पहले स्पीड हमने बोला यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो फिर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट। और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट, एंगुलर स्पीड आप यहां पर ऐड कर लें ओमेगा, एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और टाइम पीरियड भी कांस्टेंट रहेगा और फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी। तो आपने ये सारी चीज़ें नोट कर लेनी है। अगर किसी भी बॉडी पे सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है यानी जो फोर्स लग रही है वो बॉडी को जस्ट सर्कल में घुमा रही है, तो उस फोर्स की वजह से ये वाली जो चीज़ें हैं ये कांस्टेंट रहेंगी। जैसे यहाँ पर जो ग्रेविटी की फोर्स है वो किसी सैटेलाइट को सर्कल में घुमा रही है, तो अब ग्रेविटी की फोर्स की वजह से ना स्पीड चेंज होगी, ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, ना काइनेटिक एनर्जी, ना टाइम पीरियड, ना फ्रीक्वेंसी, ना एंगुलर स्पीड, ना एंगुलर मोमेंटम, ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, ये सब चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पर आपने लिंक याद रखना है कि किस तरह से आपने देखा स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी वजह से ये कांस्टेंट, तो उसकी वजह से ये कांस्टेंट, तो स्पीड की वजह से काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट की वजह से एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, उसकी वजह से टाइम पीरियड कांस्टेंट, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अब क्योंकि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो उसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है v²/r, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट होंगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स या ये जैसे यहाँ पर ग्रेविटी की फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, इसकी वजह से कौन कौन सी चीजें हैं जो चेंज हो रही हैं। वेलोसिटी चेंज हो रही है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी चेंज हो रही है और लीनियर मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। और ये सब चेंज हो रहे हैं ड्यू टू चेंजिंग डायरेक्शन, इनमें से किसी का भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, यानी ये फोर्स जस्ट डायरेक्शन में चेंज पैदा कर रही है, मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज पैदा नहीं कर रही। अगर ये ग्रेविटी की फोर्स है तो ये ग्रेविटी की फोर्स की वजह से ये सारी बातें होंगी। अगर ये मैग्नेटिक फोर्स है तो यही बातें आप मैग्नेटिक फोर्स के लिए कर सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स है तो यही बातें आप इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए कर सकते हैं, अगर वो फोर्स बॉडी को सर्कल में घुमा रही है तो। अब तीसरी सिचुएशन है कौन कौन सी चीजें जीरो रहेंगी। आपने देखा स्पीड कांस्टेंट है और जो फोर्स है वो वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन जीरो होने की वजह से चेंज इन एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक जीरो। अब क्योंकि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो, स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, अल्फा जीरो है तो टार्क बराबर होता है आई अल्फा, तो टार्क भी जीरो, टेंजेंशियल फोर्स भी जीरो। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्योंकि कांस्टेंट है तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम जीरो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जीरो एंड सो ऑन। तो इस तरह आप ये सारी एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं। तो आप लॉजिकली अब आपको ये फाइंड करना आ गया होगा, वो किसी भी क्वांटिटी के बारे में पूछेगा कि अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स या अगर ग्रेविटी की फोर्स बॉडी को सर्कल में घुमा रही है तो कौन सी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी, कौन सी चीज़ है जो चेंज हो रही है और कौन सी चीज़ है जो ज़ीरो है। इसके बाद आखिरी एग्जांपल है आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी है किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब फर्ज करो ये कोई सैटेलाइट है और ये अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और इसका रेडियस r है, सैटेलाइट का मास ms और अर्थ का मास है सपोज कैपिटल M। अब अगर ये ग्रेविटी इसको सर्कल में घुमा रही है, इसका मतलब ये ग्रेविटी मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो ये सैटेलाइट नीचे गिर जाएगा। अगर ये इससे कम होगी ग्रेविटी तो ये सर्कल से बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर अगर ग्रेविटी किसी लम्हे ख़त्म हो जाए तो ये टेंजेंट के अलोंग स्ट्रेट पाथ में जाएगा सीधा।
तो यहाँ पर सेंटीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r और ग्रेविटी का फार्मूला gmm/r²। तो यहाँ पर जो सेटेलाइट का मास है वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और एक r भी कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला बन गया। अब आप देखो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड कर रही है मास ऑफ द प्लैनेट। यहाँ पे हम अर्थ कंसीडर कर रहे हैं तो उसका मास कांस्टेंट है, लेकिन अगर कोई किसी और प्लैनेट की बात करें तो ये m भी वेरिएबल हो जाएगा। और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है कि सैटेलाइट कितनी दूर है। तो आप देखो ये जो वेलोसिटी है ये डिस्टेंस के स्क्वायर रूट के इन्वर्सली है। इसका मतलब जो सैटेलाइट ज़्यादा दूर होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी और जो सैटेलाइट क्लोज होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जो सैटेलाइट ज़्यादा क्लोज घूम रहे होंगे अर्थ के वो तेज़ घूम रहे होंगे क्योंकि उनका आर कम है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, और जो सैटेलाइट दूर घूम रहे हैं वो स्लो घूम रहे होंगे क्योंकि उनका आर ज़्यादा है और उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाएगी। और यहाँ पर आप बात नोट करो, ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ये सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं कर रही। सैटेलाइट का मास डबल हो जाए, हाफ हो जाए, बढ़ जाए, कम हो जाए, 4 टाइम कुछ भी हो जाए तो ऑर्बिटल वेलोसिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर किसी प्लैनेट के मास में कोई चेंज आता है तब ये प्लैनेट का मास है जिसके गिर्द वो बॉडी घूम रही है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हम मास ऑफ द सन कंसीडर करेंगे और ये डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन होगा। आपको पता है सन के इर्द गिर्द जो सबसे क्लोज प्लैनेट है वो है मरकरी, तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। दूसरे नंबर पे जो सैटेलाइट है वीनस, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उससे कम है। तीसरे नंबर पे अर्थ है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी और कम है। चौथे नंबर पे मार्स है और उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी और कम है। तो इसी तरह जितना सैटेलाइट दूर होता जाएगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उतनी कम होती जाएगी। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में उसका आर कम है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। जो दूसरे शेल में होगा, दूसरे ऑर्बिट में होगा, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी उससे कम होगी। जो तीसरे ऑर्बिट में होगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी और कम, यानी जैसे आर बढ़ता जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। और अगर आपको हाइट की शक्ल में फार्मूला फाइंड करना हो या कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो हम इस ऑर्बिटल वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं Gm/रेडियस प्लस हाइट। ये जो स्मॉल आर है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये बराबर है रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर आपको हाइट और अर्थ का रेडियस अगर मालूम है तो आप यहाँ पे पुट करके उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।